रांची के लोगों ने पहली बार देखा भारतीय वायुसेना का एयर शो। सूर्य किरण एरोबेटिक दल ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, आकाश को तिरंगे से रंगा, खास और आम बने गवाह। मुख्यमंत्री विदेश दौरे के पहले चरण में स्पेन के मैड्रिड में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश को लेकर करेंगे चर्चा। स्वीडन का भी दौरा प्रस्तावित। जेईई मेंस सेशन 2 का परिणाम जारी। रांची के मोहम्मद अनस बने झारखंड टॉपर। आर्यन मिश्रा को दूसरा स्थान। देश के 24 अभ्यर्थियों ने हासिल किया 100% और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रांची में पारा थ्रो बॉल के खिलाड़ियों से की मुलाकात। एशियन यूथ एथलेटिक्स में झारखंड के साकेत मिंच ने जीता रजत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची के लोगों ने पहली बार आज भारतीय वायुसेना का एयर शो देखा। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर आयोजित इस एयर शो के दौरान सूर्य किरण की एरोबैटिक टीम ने अद्भुत और अविस्मरणीय करतब दिखाते हुए आकाश को तिरंगे से रंग दिया। विमानों ने 5 मीटर की दूरी मेंटेन करते हुए आसमान में तरह तरह की आकृतियां बनाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत खास और आम सभी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। कल सवेरे भी 1 घंटे का एयर शो आयोजित होगा। दिल बना रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश यात्रा पर हैं। वे कल देर रात नई दिल्ली से स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर रवाना हुए। मुख्यमंत्री विदेश यात्रा के पहले चरण में स्पेन के मैड्रिड में प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश को लेकर बैठक करेंगे। राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल सेक्टर, माइनिंग और स्टील सेक्टर की कंपनियों से बातचीत होगी। श्री सोरेन 25 अप्रैल को स्वीडन में भी क्लीन एनर्जी पर काम करने वाली कंपनियों के साथ निवेश के संबंध में चर्चा करेंगे। 26 अप्रैल को भी उनकी कई बैठकें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री के साथ इन 2 देशों की यात्रा में 11 सदस्यीय टीम भी गई है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर से घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों में ठेके पट्टे के आवंटन में भारी अनियमितता बरती जा रही है और सरकारी खजाने की लूट हो रही है। श्री मरांडी ने कहा कि पथ निर्माण विभाग हो या भवन निर्माण विभाग, सभी विभागों में ठेके पट्टे देने और भुगतान करने के लिए विभागीय कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन सत्ताधारियों की मिलीभगत से उन्हें संचालित और नियंत्रित किया जा रहा है। श्री मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि जो काली कमाई होती है उसका हिस्सा ऊपर तक जाता है। उन्होंने रिम्स निदेशक को हटाने की कार्रवाई को भी इन मामलों से जोड़ते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक गबन के मामले की जांच एसीबी ने शुरू कर दी है। इस मामले में एसीबी ने सरकार के निर्देश पर रांची के सदर थाना में केस दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी राशि की हेरफेर का मामला उजागर होने के बाद रांची के डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक ने एसीबी जांच की अनुशंसा की थी। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को लेकर राज्य में बड़ी पहल हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की झारखंड इकाई और आईएमए की झारखंड वीमेन डॉक्टर विंग के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और विमेन डॉक्टर विंग के बीच हुआ यह समझौता सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री अंसारी ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए व्यापक जन जागरूकता की जरूरत है। गौरतलब है कि आईएमए के विमेन डॉक्टर विंग
वर्ष 2014 से राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और उन्मूलन के लिए काम कर रही है। झारखंड उच्च न्यायालय में नगर पालिका चुनाव नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2020 में बनाए गए नियमावली में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले लोग नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जिसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है, जो पूरी तरह असंवैधानिक है। अदालत में इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद पर प्रोन्नति देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुनवाई हुई। सरकार ने अदालत को बताया कि इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे 8 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने आश्वासन मिलने के बाद अदालत से समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 6 मई निर्धारित की है। जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एडवांस के कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस परीक्षा में देश भर में 24 विद्यार्थियों को 100% प्राप्त हुआ है। दो 2025 का परिणाम घोषित हो चुका और एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर नतीजों की जांच करने के साथ स्कोर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई। राजस्थान से एमडी अनस और आयुष सिंघल, पश्चिम बंगाल से अर्जुस्मन नंदी और देवदत्त माझी, महाराष्ट्र से आयुष रवि चौधरी और विशद जैन समेत कुल 24 अभ्यर्थियों ने 100% का एनटीए स्कोर प्राप्त किया। इनमें दिल्ली से दक्ष और हर्ष जैन के अलावा यूपी के श्रेयस लोहिया और सौरभ का नाम भी शामिल है। आपको बताएं कि जेईई एडवांस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी को आईआईटी में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक लाना अनिवार्य है। इधर जेईई मेंस सेशन 2 की परीक्षा में राज्य के कई अभ्यर्थियों ने परचम लहराया है। रांची के मोहम्मद अनस राज्य के टॉपर बन गए हैं। वहीं आर्यन मिश्रा को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। मोहम्मद अनस की इस उपलब्धि पर समूचा झारखंड गौरवान्वित है। उनके परिजन भी इस उपलब्धि से हर्षित हैं। पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार का सपोर्ट उसको था। ये एक अच्छा मौका था उसके लिए जो अचीव किया। हम लोग बहुत खुशी है हम लोगों को इसके लेकर। मेरे बच्चे ने बचपन से ही ब्रिलियंट था और 6th क्लास से ही लगातार मेहनत करते गया और अल्लाह ने आज ये कामयाबी दी और मैं आज बहुत खुश हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोयला मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कोयले की गुणवत्ता जांचने के लिए 10 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। ये एजेंसियां अगले 2 वर्षों तक कोयला कंपनियों के कोयले की गुणवत्ता जांचती नजर आएंगी। गौरतलब है कि कोयला खरीदने और बेचने वाली कंपनियों के बीच अगर गुणवत्ता को लेकर विवाद होता रहा है, जिसके मद्देनजर कोयला मंत्रालय ने थर्ड पार्टी एजेंसी को इस काम के लिए सूचीबद्ध किया है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचाई जा सकें। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। मुंबई में आगामी 1 से 4 मई तक वेब्स समिट का आयोजन होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वेब समिट को लेकर मुंबई में जारी तैयारियों का जायजा लिया।
वेब समिट के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भी जारी है। ईडीएम चैलेंज के 10 फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के कलाकारों और संगीतकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय संगीत उद्योग के सहयोग से रेजोनेट ईडीएम चैलेंज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संगीत, फ्यूजन साउंड्स और डीजे प्रतिभा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इसके प्रारंभिक चरण की जजिंग भारत की अग्रणी म्यूजिक कंपनी और डीजे प्रशिक्षण संस्थान लॉस्ट स्टोरीज एकेडमी के प्रोफेशनल्स के द्वारा की गई है। मुझे जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी कि कैसे सारे प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट ने इंडियन फोक म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अपने अपने स्टेट के और इन इंडिया इन जनरल, उन्होंने कैसे ये कल्टीवेट करके कल्मिनेट करा इन दी फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बोलते हैं, डांस म्यूज़िक। इंडियन आर्टिस्ट की जो मैं क्वालिटी की बात करूं, आज के वक्त में मेरे हिसाब से जो क्वालिटी का लेवल है दोनों ही फॉरेन आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट का, मेरे हिसाब से वो सेम ही पैमाने पे है। एंड अगर हम बात करें इंडियन आर्टिस्ट की फ्यूचर की एंड दी ईडीएम जॉनरा की, मेरे हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है फॉर दैट, क्योंकि हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये चैलेंज दुनिया भर के कलाकारों, संगीतकारों और निर्माण और प्रोडक्शन का पूर्व अनुभव है। इसे प्रतिभा के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में देखा जा रहा है। प्रयाग मेहता का मानना है कि वेब समिट विजेताओं और अन्य ईडीएम आर्टिस्ट को व्यावसायिक और रचनात्मक मंच प्रदान करेगा, जहां वो अपनी कला को और निखार सकते हैं। आई थिंक वेव समिट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए। आगे जाके इकोनॉमी, क्रिएटर्स इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। लॉ स्टोरीज एकेडमी हम नॉलेज पार्टनर है IMI और MIB के, और द आइडिया वाज जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक बनाते हैं या परफॉर्म करते हैं, उन्हें ये कंपटीशन के बारे में बताए जो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, जो नेशनल लेवल पे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं और जो अच्छा म्यूज़िक परफॉर्म भी कर सकते हैं, और हमें लगता है कि वेव्स समिट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये आर्टिस्ट के लिए, उनकी टैलेंट शोकेस करने के लिए। शीर्ष 10 में चुने गए प्रतिभागियों में मुंबई के श्रीकांत वेमुला और मयंक विधानी, पुणे के क्षितिज खोदवे, असम के कुमारी काटा से आदित्य उपाध्याय और दिल्ली के देवांश रस्तोगी शामिल हैं। ये फाइनलिस्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक दृश्य की एक जीवंत झलक पेश करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक और एम्बियंट स्टाइल से लेकर हाई ऑक्टेन डांस ट्रैक्स तक फैली हुई है। अब ये सभी प्रतिभागी आगामी मई महीने में होने वाले वेब समिट में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। मुंबई में होने वाला वेब समिट रील बनाने वाले प्रतिभागियों के लिए भी एक बड़ा मंच साबित होने जा रहा है। राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास को नया आयाम देने के लिए नाबार्ड लगातार सहयोग कर रहा है। हमारे समाचार प्रमुख ने नाबार्ड के महाप्रबंधक गौतम सिंह से खास बातचीत की।
झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ ही वहां के लोगों के वित्तीय उन्नयन में नाबार्ड महती भूमिका निभा रहा है और नाबार्ड ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस तरीके से योगदान दिया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाबार्ड के जीएम गौतम कुमार सिंह जी हैं। सिंह जी, किस तरीके से आप लोगों ने योगदान दिया है? नाबार्ड झारखंड में राज्य सरकार के साथ मिलकर विकास की कई योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। अगर हम आधारभूत संरचना के विकास की बात करें तो 2015 करोड़ रुपए हमने सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, डेयरी के विकास के लिए और ग्रामीण भंडारण के लिए राज्य सरकार को हमने मदद किया है। इसके अलावे जो ग्रामीण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और झारखंड राज्य कोऑपरेटिव बैंक, इनको हमने करीब 2700 करोड़ का सहायता 2024-25 में किया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यही सहायता 2018-19 में अगर हम देखें तो मात्र 150 करोड़ के आसपास था। तो करीब 20 गुना वृद्धि हमने इन 5-6 वर्षों में किया है। इसके अलावा नाबार्ड कई यहाँ पे विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करता है अपने ग्रांट की योजनाओं से। करीब जो आपने कहा कि 20 गुना लगभग जो है फंडिंग के तौर पर बढ़ा है, पिछले वित्तीय वर्ष तक का जो आंकड़ा है करीब 6000 करोड़ रुपए का आपने सपोर्ट किया है। और वाड़ी जैसे जो स्कीम्स चल रहे हैं और वैसे इलाके जहां पे कि सिंचाई का अभाव अभी भी झारखंड में दिखता है, वहां पे उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? राज्य सरकार को हमने कई मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट, खास करके जो पाइप्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, जिसको कि एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी से, यानी कि कहीं पे कैनाल बना हुआ है वहाँ से लिफ्ट करके ऐसे सुदूर एरिया में ले जाएं पाइप के माध्यम से, और किसान के खेत तक पाइपलाइन को बिछाएं, चाहे वो 20 हेक्टेयर के चक के लिए या 10 हेक्टेयर के चक के लिए। इससे फ़ायदा ये है कि पानी का जो लॉस है फ्लड इरिगेशन में जो होता है या कैनाल इरिगेशन में, वो कम होगा। हम उदाहरण के तौर पे दुमका ज़िले में हमने मशालिया की परियोजना को स्वीकृत किया है। वो लगभग 1000 करोड़ की परियोजना है। इसी तरह से सोन कन्हार गढ़वा ज़िला में वो भी 1000 करोड़ की परियोजना है। अगर 24-25 की हम बात करें तो पलामू में हमने एक परियोजना स्वीकृत किया हुआ है। पीरटांड जो कि गिरिडीह में आता है, उस सिंचाई योजना को हमने स्वीकृत किया। इसके अलावा सिकटिया देवघर में, खरकई पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला में ये कुछ परियोजनाओं को हमने RIDF में स्वीकृत किया है। इसके अलावा LTIF में स्वर्ण रेखा पे भी हमने एक योजना पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत। गर्मी के मौसम में अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। इस सिलसिले में अग्निशमन यंत्रों को दुरुस्त रखने समेत कई उपाय सुझाए गए हैं। अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट भी होगी। अभियान निदेशक अबू इमरान ने सभी मेडिकल कॉलेजों और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। इधर झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रांची में एशियाई पारा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के पदक वीरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विजेताओं को शुभकामनाएं दी और उनकी हौसला अफजाई की। झारखंड के साकेत मिंच ने एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। उन्होंने सऊदी अरब में आयोजित चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन करते हुए रजत पर कब्जा जमा लिया। खेल प्रेमियों और विभिन्न संघों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। झारखंड के साकेत मिंच ने एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ा दिया है। उन्हें सऊदी अरब में आयोजित चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन करते हुए रजत पर कब्जा जमाया है और उन्हें इसकी बधाई भी मिली है, जिसको लेकर पूरा राज्य गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और अब एक नज़र मौसम के मिजाज पर। राज्य में बारिश का सिलसिला लंबा खिंचता चला जा रहा है। आज भी कई जिलों में वज्रपात, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जाहिर की गई है।
तो पश्चिम के 4 जिलों को छोड़कर आज राज्य में कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर होनी है, जबकि जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच भिड़ंत होगी। प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाना है। दिल्ली की टीम ने अपने पिछले मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। दिल्ली की टीम 6 मैचों में से 5 जीतकर 1 हार के साथ 10 अंक को लेकर शीर्ष पर काबिज है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 6 मैच में से 4 जीतकर 2 हार के साथ 8 अंक को लेकर दूसरे स्थान पर। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम इस बार रंग में नजर नहीं आ रही और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5वें स्थान पर। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन वर्ष 1975 में भारत ने पहले मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया था। ये दृश्य दुनिया को बताने के लिए काफी है कि अब भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में किस मुकाम तक पहुंच चुका है। साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने बदलाव के कई दौर देखे हैं। आज 19 अप्रैल को जब भारत अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट की सफल लॉन्चिंग का गोल्डन जुबली मना रहा है, तब उस यात्रा को बयां करना लाजमी हो जाता है, जिसने भारत की पहली सैटेलाइट के सपने को साकार किया। 19 अप्रैल सन 1975 को लॉन्च हुआ आर्यभट्ट भारत की अंतरिक्ष यात्रा का आधार बना। ये केवल एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि एक सपने की उड़ान थी, जिसकी नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर यूआर राव ने रखी थी। ये 50 साल में भारत ने उसका स्पेस प्रोग्राम का नजरिया ये रखा कि हम हमारा स्पेस प्रोग्राम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। आर्यभट्ट उपग्रह मिशन की शुरुआत साल 1968 में हुई। तब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अमेरिका में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे अपने छात्र यूआर राव को इस मिशन को लीड करने को कहा। डॉक्टर साराभाई की देखरेख में राव 20 इंजीनियर्स की टीम के साथ भारत के पहले सैटेलाइट की खाका तैयार करने में जुट गए। ये वो दौर था जब स्पेस मिशन के लिए भारत के पास न तो संसाधन थे, न अनुभव। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ हौसला और विज्ञान में विश्वास। राव की टीम ने 100 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट तैयार करने का निर्णय लिया। हालांकि बाद में तकनीकी और रणनीतिक कारणों से इसका वजन 350 किलो तक पहुंच गया। महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर निर्मित इस स्वदेशी सैटेलाइट को बेंगलोर के पास पीनिया में इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से तैयार किया था। 19 अप्रैल सन 1975 को स्वदेश में निर्मित आर्यभट्ट को सोवियत संघ के वोल्गोगार्ड लॉन्च स्टेशन से कॉस्मोस 3M रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। हालांकि लॉन्च के 4 दिन बाद ही कुछ तकनीकी कारणों से सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। हालांकि बाद में संपर्क फिर से जुड़ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1976 और 1997 में 2 रुपए के नोट पर इस सैटेलाइट की तस्वीर छापी। आने वाले दिनों में भारत गगनयान प्रोग्राम करने वाला है, जहां पे भारत का एस्ट्रोनॉट स्पेस में भारत के रॉकेट में जाएगा। उसके बाद भारत एक स्पेस स्टेशन डेवलप करने वाला है और उसके बाद भारत एक मिशन टू वीनस भी करने वाला है। सो आने वाले दिनों में इसरो साइंटिस्ट काफी कार्यरत रहेंगे और काफी डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊर्जा और दिशा दी है। मेक इन इंडिया, स्पेस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जैसे निर्णयों ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक पटल पर सशक्त किया है। पिछले 10 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और बजट में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश का अंतरिक्ष बजट 13,416 करोड़ है, जो 2013 की तुलना में 3 गुना अधिक है। किसी जमाने में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिमी देशों पर आश्रित रहने वाला भारत अब अपनी उन्नत और सस्ती तकनीक के कारण यूरोपीय और अमेरिकी सैटेलाइटों को भी प्रक्षेपित कर रहा है। भारत ने अब तक 433 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जो इसकी सफलता को बयां करने के लिए काफ़ी है।
आर्यभट्ट की गोल्डन जुबली पर इसरो नई ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान, गगनयान से लेकर सूर्य मिशन तक आर्यभट्ट से शुरू हुआ इसरो का ये सफर अब अंतरिक्ष में भारत की पहचान बन चुका है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विमलेश के साथ मैं सचिन मिश्रा, डीडी न्यूज। वर्ल्ड लिवर डे पर आज झारखंड समेत देश भर में कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 से लेकर कई तरह की लीवर से जुड़ी बीमारियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर रांची में रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ की पहल पर विशेष स्क्रीनिंग की भी शुरुआत की गई है। कहते हैं कि लिवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसके लिए इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। वर्तमान दौर में बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खानपान से लिवर खराब होने की समस्या बन रही है। लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है और आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज का जो दिन है वो किन किन बातों को लेकर खास है। 19 अप्रैल साल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। आर्यभट्ट को लॉन्च कर भारत ने अंतरिक्ष युग में कदम रखा। इस उपग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था। इस उपग्रह को कपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट को खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ ही सौर भौतिकी की जानकारी हासिल करने के लिए बनाया था। इसरो के पूर्व प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव का देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को बनाने में बड़ा योगदान रहा। आर्यभट्ट के लॉन्च होने के बाद इस ऐतिहासिक क्षण को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 1976 में 2 रुपये के नोट के पिछले हिस्से पर छापा। अपने लॉन्चिंग के 17 साल बाद साल 1992 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष से लौटकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आ गया। भारत की इस कामयाबी के जश्न में सोवियत संघ भी शामिल हुआ और दोनों ने मिलकर एक डाक स्मृति टिकट लॉन्च किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रांची के लोगों ने पहली बार देखा भारतीय वायुसेना का एयर शो। सूर्य किरण एरोबैटिक दल ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। आकाश को तिरंगे से रंगा, खास और आम बने गवाह। मुख्यमंत्री विदेश दौरे के पहले चरण में स्पेन के मैड्रिड में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश को लेकर करेंगे चर्चा। स्वीडन का भी दौरा प्रस्तावित। जेईई मेंस सेशन 2 का परिणाम जारी। रांची के मोहम्मद अनस बने झारखंड टॉपर। आर्यन मिश्रा को दूसरा स्थान। देश के 24 अभ्यर्थियों ने हासिल किया 100% और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रांची में पारा थ्रो बॉल के खिलाड़ियों से की मुलाकात। एशियन यूथ एथलेटिक्स में झारखंड के साकेत मिंच ने जीता रजत।